आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। पुलिस डकैती मार रही थी। इतना जदीद असबाब हमारे पास कहां से? आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे वादा किया था कि मुस्तफ़ा मर्डर केस जो कराची टीएचए में हुआ, इतना हौलनाक वाक़या, उसमें अगर कोई अपडेट्स होंगी तो हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। आज मेरे जो मेहमान हैं वो हैं ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ पर सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। जियो का एक मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था FIR, उसके लीड क्राइम इन्वेस्टिगेटर थे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ीशान, ये बताइए कि मुस्तफ़ा मर्डर केस में जो मर्डर का एलिमेंट है, जो कत्ल हुआ, उसमें क्या पिछले हफ्ते 10 दिन में अपडेट्स हुई हैं? देखिए, इस वक्त वैसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे काम इस वक्त हो रहे हैं। जो पुलिस को अपना चालान रेडी करना है, तो उस हवाले से इसको रेडी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इस, क्योंकि देखें, ये हम ऐसी अगर बेसिकली बता देंगे कि जी अब तक क्या अपडेट्स हैं, तो इसके अंदर ये कहानी निमटती नहीं है। मर्डर हुआ, सब कुछ आपके सामने है। 8 तारीख को ये घर पे एक एनकाउंटर हुआ, इसको अरेस्ट किया, उसके बाद में इस जब एक इसको पकड़ा गया है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। इनिशियली 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, ये आपकी नॉलेज में होगा, जिसके अंदर एक अरमगान था जो मेन कल्प्रिट था, एक्यूज्ड मेन है, और दूसरा शराज। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनिशियली इनके ATC से वो नहीं मिले थे, रिमांड नहीं मिले थे, 2 दफ़ा अप्लाई किया था। फिर पुलिस हाई कोर्ट की तरफ गई, एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस, उसके बाद में इसका रिमांड पे इसको लिया गया। इस वक्त जो मैं आपको रीसेंट अपडेट देता हूं, तो ये है कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक और मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन था जो इसने हब चौकी के पास कहीं फेंका था। इसको जब इसकी गाड़ी वगैरह चलाने और जो उसकी लेके गया था ये धोरेजी के इलाके में, उसको अब ये वहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 2-3 दिनों से जो तो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो वहाँ पे जाके अब उस जगह को सर्च आउट कर रहे हैं कि वहाँ से उनको वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हो जाए। और साथ ही साथ मुस्तफ़ा से जो अरमगान से उसकी इंटरोगेशन चल रही है। काफ़ी हद तक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो और मेन जो एक्यूज्ड है उसके ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं, जिसके अंदर ब्लड स्टेन्स जो घर से मिले थे वो सारे के सारे मैच हो गए, और जो 2 मुलाजिम हैं उनके भी जो इसने सारे के सारे अपने वो दिए थे, स्टेटमेंट्स लिए गए थे, उन्होंने भी इस हवाले से सारी कंफर्मेशन कर दी। तो इस वक्त पुलिस की जानिब से जो ये किया जा रहा है, जब वो जो मेन मोबाइल फ़ोन है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और इस वक्त हब चौकी के पास की वो इन्फॉर्मेशन है, और उसी के लिए अब वो अच्छा, काम करने इसमें जा रहे हैं। जो मुस्तफ़ा का DNA से तो कंफर्मेशन हो गई कि वो जो डेड बॉडी थी वो मुस्तफ़ा की थी। ये बताएं कि अरमगान ने इतराफ़ जुर्म किया है अभी तक, या ये भी सुनने में आ रहा था कि उसके साथ जो दूसरा पकड़ा गया था शिराज, वो शायद गवाह बनने को जा रहा है, इस किस्म की भी बातें आ रही थी। देखिए मुल्ला साहब, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं इसके अंदर, इस केस में, जो कि सामने नहीं आई हैं। अभी तक केस का चालान रेडी नहीं हुआ है। मैं कुछ भी कयास आराइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब नहीं हो। ये एक आम मर्डर केस नहीं है। हाँ, मैं आपसे इस पे पूछना चाह रही थी कि ये बाकिया मर्डर्स जो होते हैं कराची में, तो अनफॉर्चुनेटली इतने, उससे किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए, मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये कि एक 29 साल का लड़का, उसके घर पे एक 23 साल का बच्चा लड़का गायब होता है, जिसका नाम है मुस्तफ़ा आमिर। आप ज़रा केस के डायनामिक्स समझिए। 23 साल का लड़का गायब होता है, उसके बाद में उसको ढूंढने के लिए उसको पुलिस रिंग करती है, फिर एक अमेरिका के नंबर से उसके लिए रैंसम की कॉल आती है। केस चला जाता है एंटी वायलेंट क्राइम सेल के पास, उसके बाद में उसको ट्रैक करती है वो पुलिस, करते कराते 10-20 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर एक जगह का उनको पॉइंटेशन हो जाती है, जो कि ख़याबान मोमिन में स्ट्रीट नंबर 7 में एक बंगलो था। पहला, मैंने फिर बताऊं कि मैं इतने टाइम से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये शायद मैंने पहला केस देखा है जिसके अंदर एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने प्रॉपर सर्च वारंट के साथ उस घर पे छापा मारा था। क्या इसकी वजह ये कि ये डिफेंस में घर था इसलिए? शायद यही वजह होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई वजह सामने नज़र नहीं आती हम्म। कि अगर आप डिफेंस के 500-700 गज के बंगले के अंदर आप छापा मारने जा रहे हैं, अगर यही चीज़ किसी पसमानदा इलाके में होती, शायद पलट के पूछते भी नहीं और आते हुए बंदा भी मार देते। बहरहाल, ये जब वहाँ पर पहुँचे थे तो रिटेलिएशन कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार एहसन जुल्फ़िकार जो DSP थे, वो ज़ख्मी हुए थे, उनकी टांग में गोली लगी थी। एट द सेम टाइम उनका एक
जो दो एक सिपाही भी एक जख्मी सिपाही हुए। था इकबाल, वो जख्मी हुआ था। एक फीमेल कांस्टेबल को उसका एमटी लगी थी, वो खैर माइनर से जख्मी हुई थी। इसके अलावा घर से एक बड़ी तादाद में असलहा मिलना, हज़ारों की तादाद में बुलेट्स मिलना, शराब की बोतलें, नशा मिलना और बहुत सारे लैपटॉप्स मिलना। ये तो एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया ना एग्जैक्टली पूरा। अब ये कहानी यहाँ से अब ये शुरू होती है। सबसे बड़ी बात तो ये जो इनिशियल सबसे पहला स्टेप इनको हाथ लगा था, जिसके बाद में फिर वो जज वाला मसला हुआ, जो कोर्ट वाले मसले हुए थे। पहला तो ये कि इनको जो मकतूल है उसका मोबाइल फ़ोन घर से मिला था, जो एक नॉन पीटीए फ़ोन था। अच्छा। वो फ़ोन पुलिस ने रिकवर कर लिया था। उसके बाद में जब जो ही फिर इसके बाद में 2 दफ़ा जो एपिसोड सबके सामने कि पुलिस को रिमांड नहीं मिला, जिस तरीके से भी करके उन्होंने हाई कोर्ट की मदद से इसका रिमांड लिया। अब कुछ चीज़ें थी कि सबसे पहला स्टेप ये करना था कि भाई जब फर्स्ट फ्लोर पे जब पुलिस ने मुख्तलिफ रूम्स की तलाशी ली, तो वहाँ पे एक हिडन रूम मिला जिसके कारपेट पे ब्लड स्टेन्स मिले। उस कारपेट पे भी ब्लड स्टेन्स थे, ब्लड उस कारपेट के नीचे भी थे। इन्होंने वो ब्लड स्टेन्स ले लिए, उसकी उन्होंने डीएनए कराई और मुस्तफ़ा की मदर जो है, वालदा का भी डीएनए लिया, वो मैच कर गया। Familial दिस DNA मीन्स कि मुस्तफ़ा वहाँ पर था। मैं अभी तक ये केस सिर्फ मर्डर का है, कहानी आगे नहीं खुली है। अब आप इसको थोड़ा सा और जब डिग इन किया, जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो सबसे पहले एक इसके अंदर एक वीड का एलिमेंट सामने आया, जो कि एक ड्रग्स है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जब और उसको डिग इन किया तो पता लगा एक चीज़ कहलाती है डब्बा। एक टर्मिनोलॉजी है डब्बा। डब्बा एक इलीगल कॉल सेंटर होता है जो कि सिर्फ चीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए भी। वो मेनली इसके पास उसके 60 लैपटॉप्स उसके पास वहाँ से मिले। मेरे ज़राए की इतला ये भी है कि सिर्फ यही एक इसका ऑफिस नहीं है, बल्कि क्लिफ्टन 2 तलवार के पास भी इसका एक ऑफिस है, जहाँ से ये ऑपरेशन चलाता है। अब इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ तक जाते हैं, अब ये खैर क्योंकि अभी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा, वहाँ से अब ये 2 काम निकल आए। एक लड़का, अब जब इसकी फाइनेंशियल उसको जब मज़ीद जब चेक किया गया, तो इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत हाई निकला। एक 29 साल का लड़का जो कि 5 साल पहले मेहरान गाड़ी में घूमता था और एक 800 सीसी की पुरानी सी गाड़ी में घूमता था, एक अपार्टमेंट में रहता था। आज वो 700 गज का बंगला अकेला रह रहा है, रेंट पे लिया हुआ है उसने। उसके पास कोई करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसका जो पैसा है वो इतना है कि हद नहीं। वो क्योंकि कहते हैं ना कि कराची में ईमानदारी का पैसा कमाना, हलाल का पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रातों रात अमीर बन जाना बड़ा आसान काम है। एग्जैक्टली। इस सारे मैटर के अंदर फिर जब और इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, तो ड्रग्स भी सामने आए। इसके अलावा जो ये चीटिंग का पैसा है ये भी सामने आया, और अपेरेंटली कोई इंटरनेशनल ड्रग्स का एक पूरा एक रिंग है, वो जो पूरा एक सिस्टम सामने बिल्कुल आया, बिल्कुल। उसमें भी हम आते हैं। तो अब ये नॉर्मल पता लगा कि भाई ये जो एक 29 साल के लड़के ने एक 23 साल के लड़के का मर्डर किया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो मुस्तफ़ा आमिर जिसकी डेथ हुई है, वो भी कुछ इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व था। तो इस हिसाब से जब ये कहानी खुलना शुरू हुई, तो ये एक नॉर्मल मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि उस लड़के की दहशत इतनी स्ट्रांग सामने आई कि एक 29 साल का लड़का, उसको इतना डर नहीं है कि उसके घर पे आने वाली पुलिस की फोर्स के ऊपर वो स्ट्रेट फायर करके उन्हें जख्मी कर देता है। आप इसको अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल का क्रिमिनल माइंडेड वो लड़का होगा। मेरा ख्याल है ये भी एक वजह है कि क्यों पुलिस एकदम से इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई इस मामले को इन्वेस्टिगेट बेशक करने ये के सारी लिए। बातें बिल्कुल अपनी जगह, बल्कि कुछ वर्ड्स भी मिले थे इसके अंदर, जिसके अंदर मुबैना तौर पे कहा गया था कि वो उसमें डॉलर्स भरे हुए थे, लेकिन जब वोट्स खुले तो खाली थे। अच्छा। अब जादू हो जाता है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, बट स्टिल देखिए, अब इसके बाद में जब इन्होंने उसको जब वो चेक करना स्टार्ट किया, तो एक मज़ीद चीज़ें खुलना शुरू हुई। हमने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर पता लगा कि लड़का तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल था। बल्कि मैं आपको एक बात ऐड करूं, ये अपने ही हलके में बैठता था कि जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का अगर खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाएगा, तो इस मुल्क को मैं संभालूंगा, मैं चलाऊंगा इस मुल्क अच्छा, को। ये कहता था। ये इसका स्टेटस था। जो लड़का महीने के 3 से 5 अरब रुपए कमा रहा है, 3 से 5 अरब एग्जैक्टली रुपए। ये इसकी इनकम थी। या ये अमेरिका से पैसा कमाता था, सारा पैसा ट्रांसफर करता था यूएसडीडी में, अपने यूएस डॉलर जो डिजिटल अकाउंट है वहाँ पे अमेरिका में इसका कज़न होता था। वो पैसा जो डिजिटल कैश जो डॉलर्स होते थे, वो इसके बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था बिटकॉइन की सूरत में। और उसके बाद में इसने अपने घर के अंदर 2 माइनिंग मशीन्स भी मिली हैं।
जो कि क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स, और वो बहुत ना सिर्फ एक्सपेंसिव होती हैं बट 1 बहुत अरब रुपए की, हाँ, जो अभी तो जो एनर्जी इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत ज़्यादा लेती है। एनर्जी, हाँ, खैर वो काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है, इतनी कोई छोटी बात नहीं है। ये उसके माइनिंग भी कर रहा था वहाँ से। एक अंदाजे के मुताबिक अब से 100 से 150 के करीब इसके पास से जो है ये क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इसके पास से, मतलब जो कि हम्म बहुत बड़ी रकम बनती है। ये काम वो अपना कर रहा था और इसके कोई पीछे कुछ भी नहीं था। अच्छा तो एट द सेम टाइम, माजरत हाँ कदा हाँ करें माजरत, इसके ऊपर जो माजी के केसेस आप देखें तो कस्टम में इसका केस किस चीज़ का है? 2 केसेस के ऊपर कस्टम्स के निकल कर आए। जो इत्तलात मिली वो ये कि इसने अपना कोरियर सर्विसेज के जरिए अपना ड्रग्स ये हाँ भेज रहा था, जो कि पकड़ा गया था, तो कस्टम ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी। प्लस एक और इसके ऊपर गिजरी में केस है, वो उसने उठा करके एक लड़के को, उसको इतनी बुरी तरीके तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी गाड़ी भी खा गया, वो केस अभी ऑन गोइंग है। एक लॉयर को इसने थ्रेट किया इतना खतरनाक तरीके, तो उसने बोर्ड बेसन में इसका, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसके ऊपर ये एक भी दफा अरेस्ट नहीं हुआ। तो एक बात बताएं, पता नहीं ये आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आई कि नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि इसकी तो उम्र भी ऐसी नहीं थी, तो ये इस कामों में लगा कैसे? मतलब एक आम नौजवान, उसको तो ये समझ ही नहीं आएगी ना कि हम अगर इस तरफ जाएं तो किस तरह जाएं। एक तो ना, एक जुर्म करने के लिए भी तो कोई रास्ता चाहिए होता है ना, उसको ये सब कहाँ से पता चले, या किसी ने उसको फैसिलिटेट किया? पहली बात तो ये कहानी शुरू होती है, अब ये मेरा कुछ अपना जो अपनी तहकीक है इस सारे मामले में, क्योंकि अब अरमगान से एक मर्डर केस तो सामने है, जो कि काफ़ी हद तक क्लियर भी हो चुका है। क्लियर। मुल्जिम माने ना माने, मुल्जिम का साथी शराज है, वो माने नहीं माने, वो चाहे ये बोले कि मैं इसके पास सिर्फ इसके गार्ड्स को हैंडल कर रहा था, वो जो भी करे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं सारी इसके अगेंस्ट गई हैं। बिल्कुल। हम अगर ड्रग रैकेट की तरफ आए तो देखें, ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा खुला है। आप देखिए अब तक जो इस केस के अंदर जितने भी लड़के वीड से रिलेटेड जो कनेक्टेड जो सामने आए हैं, वो सारे छोटी छोटी उम्रों के लड़के हैं। कहानी शुरू होती है वीड पीने से, नशा करने से। नशा करने के बाद में, अब एक आपको मैं बड़ी एक अजीब सी बात बता रहा हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। 6-8 साल पहले एक सीरीज आई थी नार्कोस के नाम से जी, जिसके अंदर पाब्लो एस्कोबार के बारे में बताया गया था। इससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें लियारी, रहमान डकैत या अरशद पप्पू, इन लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी कि जी वो तरियाक आ गया, चरस आ गई, भत्ता वसूली कर ली, इस टाइप के छोटे छोटे काम। मतलब ये एक होता था, या सुपर हाईवे की तरफ जाए, अफगान कैंप की तरफ जी हीरोइन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, इस किस्म की बातें होती रहती थी। ठीक है। लेकिन जो ये हमारी हायर सोसाइटी के अंदर, जब ये मैं स्पेसिफाई करूंगा क्योंकि उसके बाद से लेके अब तक जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो कच्चे दिमाग होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है मेंटली तौर पे कन्विंस हो जाते हैं उससे, और बहुत ज़्यादा वो उसको अपने आप को एक डॉन की सूरत में देखना शुरू करते हैं। और उसके बाद में जब उसको वर्किंग करते हैं तो डिपेंड करता है किसका क्या, किसके सामने क्या था। मुबैना तौर पे इसका बैकग्राउंड, इसके जैसे कि इनके जो एक वालिद साहब ये सामने हैं जो कि बड़े अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, वो अजीब सा बातें करता है वो आदमी, उसका भी कुछ बैकग्राउंड इतना साफ नजर नहीं आया। जो डिफेंस के पुराने रेजिडेंट्स हैं, अब कोई आके ओन नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ इसी किस्म की बातें सामने हैं कि मुबैना तौर पे वो भी मंशियात का काम करते थे, या वो भी कुछ किस्म की चीजों से रिलेटेड थे। वो अपने बेटे को डिफेंड करते फिर रहे। दूसरी बात ये, इस किस्म के इल्जाम उन पे भी लगे। दूसरी बात ये कि एक चीज़ है, ये माहौल जो ख़राब जिसे हम कहते हैं ना गैदरिंग के ज़रिए ये चीज़ें बन गई। क्योंकि आप देखें, पहला मुल्ज़िम ये है इस केस के अंदर, मैं मरने वाले की वो नहीं करूँगा, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भी कहीं ना कहीं लिंक निकल कर आया है। सही है, चलें वो बहुत ज़्यादा कम उम्र था, मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। बट उसके बाद में अगर हम आते हैं अरमगान की तरफ, ये भी 29, ये 29 साल का लड़का है। सही है, 5 साल पहले 24 साल की उम्र से इसने शुरू ये काम कर ही रहा था, जो 2019 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। दैट मीन्स ये बिल्कुल नौजवानी की हालत में इसने काम शुरू कर दिया था। एट द सेम टाइम जो साहिर हुसैन, जो एक बड़े मशहूर टीवी आर्टिस्ट है, उनके साहबजादे जो गिरफ्तार हुए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें उनकी इस तरीके से वो नहीं करना है। वो बहुत क्रेडिबल आर्टिस्ट है वो, और क्रेडिबल शख्स भी है वो। तो उनके जो बेटा, उसकी उम्र 27 साल है। तो आप देखें, इनिशियली जो हल्की सी डोर खींची है तो और सबके पास से प्रॉपर डीलरशिप मिली है, सब डीलर से।
अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डीएचए में अब ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी डीएचए को बदनाम हो रहा है, और डीएचए के अपने रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि इस पूरे केस के बाद से ऐसा लगने लगा है जैसे हर घर के अंदर कुछ ना कुछ गैर कानूनी हो रहा है, तो एक पूरा एक एरिया बदनाम हो रहा है। और क्या ऐसी भी कोई चीज़ देखिए, है? मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये बात कहना थोड़ी-सी गलत होगी कि सिर्फ़ डिफेंस में ही ये काम हो रहा है। हो रहा नहीं, पूरे हाँ शहर में हाँ, है। पूरे शहर में, लेकिन डिफेंस बदनाम ज़्यादा मैं हो रहा आपको है। मैं उसकी ज़रा ऐड ऑन करूँगा। डिफेंस में बहुत सारे एरिया, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं डिफेंस में। हाँ चंद हाँ, लोगों की ऑफ वजह से ये कोर्स। डिफेंस अच्छा। देखें, दूसरी बात ये मुनज़्ज़ा, जो ये ड्रग्स हैं, ये जिस जिस ड्रग का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया, जिसके अंदर वीड हो गई, कोकेन हो गई, एलएसडी हो गई, एसिड हो गई, एमडीएमए हो गई, ये मुख्तलिफ किस्म की जो ये हाई प्रोफाइल, ये ज़्यादातर ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं ये। डिफेंस हमारा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे यूजुअली हमें एक नॉर्म हायर सोसाइटी नज़र आती है, जो अफोर्ड कर सकती हैं। जो जिनके लिए अफोर्डेबल हैं ये सारी ड्रग्स। उनका कंजम्पशन भी यहाँ पे नज़र आता है। ऐसी बात नहीं है खाली यहीं पे लोग पी रहे हैं, पूरे शहर में पी रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है, शहर में मुख्तलिफ इलाकों में स्कैटर्ड है, सही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, और यूजुअली जो 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 पैसे वाला होगा उसके दोस्त भी यहीं पर ही होंगे, यही गैंग होंगे। उसका यहीं पर ही होगा, वो हाँ, यहीं पर आ जाएगा। तो हाँ, इस वजह से, हाँ। लेकिन हम पूरे डिफेंस को बदनाम करना ये हाँ। गलत बात होगी। यूजुअली यहाँ के लड़कों का या यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के रिहायशी, यहाँ से बाहर बहुत कम निकलते हैं। जो माफिया है, जो यहाँ के यूजर्स हैं, उन्होंने यहीं पे उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उनको कराची में 18 किस्म की मंशियात इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। 18? जी हाँ, जिसके अंदर हीरोइन और ये जो हमारी पुरानी जो हैं वो भी शामिल है, क्रिस्टल है, क्रिस्टाल है, जो मैथ होती है, आइस होती है, ये सारी इसको मिला के। लेकिन इसके अंदर काफ़ी ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि अब नई जिद्दतें हैं, और वो सारी की सारी यहीं पर इंट्रोड्यूस हुई हैं। यहीं के जैसे डीलर वीड हमने पहली दफ़ा नाम सुना, यानी ज़्यादा पहली दफ़ा मशहूर होना शुरू हो वेस्ट गया। में बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन देखा जाता था, अब कुछ सालों से। और फिर वाली बात, एक चीज़ जब 15,000 रुपए ग्राम की बिक रही है, तो वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल 15,000 नहीं रुपए होती। ग्राम वीड? जो अभी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कि साहिर ने अपनी इंटरोगेशन में अपने बताया कि उसकी एक महीने की 6 पाउंड्स की उसकी जो वो है सेलिंग थी उसकी। हाँ। 1 पाउंड होती है 1 करोड़ 5 लाख रुपए की, 3 पाउंड 1 करोड़ 5 लाख रुपए की, 6 पाउंड 2 करोड़ 10 लाख रुपए की, जिसके ऊपर ये 273 की बेचता था, 63 लाख रुपए हर महीने कमाता था। उसके यहाँ पे कस्टमर्स इतने ज़्यादा थे, बायर्स इतने ज़्यादा थे, तो लोग उससे खरीद रहे थे। अच्छा, ये बताएं। सेम गोज विद कोकेन, हाँ, जो यहाँ पे उसका भी है, ऐसे ही कंजम्पशन मामला है, बहुत ज़्यादा है, और वो भी 20 से 24,000 रुपए ग्राम तक एक चीज़ अगर ड्रग मिली है, तो ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा मर्डर केस में बार बार किसी लड़की का नाम आता है, फिर कुछ स्टोरी बनती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर वो कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, तो क्या मामला है ये लड़की देखिए, का? ये 2-3 चीज़ों को मिला, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई थी, जो कि कुछ चैनल्स ने भी चलाई थी, जो कि गलत थोड़ा सा होता है, क्योंकि एक लड़की का कनेक्ट हुआ था जो कि मुस्तफ़ा की दोस्त थी, उसका कोई ताल्लुक उससे था नहीं, उस मर्डर केस से कोई ताल्लुक था नहीं। और लड़के लड़कियां होते हैं, इनकी दोस्ती होती हुई नहीं। एक्चुअली जो एक दूसरी लड़की का है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन वो एक 19 साल की लड़की है। जिस वक्त पुलिस ने उस कारपेट से ब्लड सैंपल्स लिए थे, उस ब्लड सैंपल को जब उन्होंने चेक किया तो मुस्तफ़ा की कंफर्मेशन हुई थी, लेकिन उन ब्लड सैंपल्स में एक और ब्लड सैंपल निकला जो कि किसी लड़की का था। जब उसको बैक ट्रैक किया गया तो उसकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी सामने आई है। उसने उठा के पता ये लगा कि, और अब जब उसको अब मज़ीद तफ्तीश आगे चल रही है, उस लड़की से रब्ता भी हो गया है, वो डिफेंस की रिहायशी है, कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था 5 तारीख को, और उसको इतना ज़्यादा मारा था, उसके बाद में जो इसका अपना पुलिस वाला पला हुआ था, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर माइंड भी करते हैं कि यार, लेकिन ये बात फैक्ट है, जो गिजरी थाने का नदीम नाम का पुलिस एहलकार जो था, उसने इसको मशवरा दिया कि आप इसको ले जाके एनएमसी में दाखिल करें। एनएमसी में लेकर गए इसको। एनएमसी वालों ने जब इसको देखा तो वहाँ के हायर ऑफिसर जो डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बोला कि ये तो तशद्दुद का केस है, मुबैना तौर पे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ जो ऐसे विक्टिम्स को 6 घंटे के अंदर अंदर इनके मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उनके कपड़े होते हैं। कुछ ऐसी भी आई है कि शायद उस लड़की के साथ कोई मुबैना तौर पे ज़्यादती वगैरह भी की गई हो, लेकिन इसी का अनफॉर्चुनेटली कंफर्मेशन नहीं हो सकी क्योंकि उसका मेडिकल नहीं होने दिया गया। अच्छा, पुलिस ने नहीं होने दिया। पुलिस ने नहीं होने नहीं दिया होने मेडिकल? दिया। इसी नदीम का ये प्लान था। और
इसने इस नदीम को काबू किया हुआ था, मुस्तफ़ा ने इसी से मशवरा लिया था, बोला था इसको उठा करके बंद कर देते। तो इसको ये मशवरा मिला कि यार इसको यहाँ पे बंद ना करो, इसको यहाँ पर अगर हम अपने गिजरी थाने में बंद करेंगे तो हम पे केस बन जाएगा। ठीक। आप इसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजो, वहाँ पे जा कर के वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली इसका एमएल कराने के लिए पुलिस से रब्ता करेंगे, फिर हम भी पहुंच जाएंगे और फिर हम वहाँ से उसको देंगे। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने भांप लिया ये केस इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, या शायद मुबैना तौर पे क्योंकि कुछ बीच के जो कड़ियाँ हैं वो मिसिंग नज़र आ रही हैं, उससे ये बात अंदेशा लगाना गलत नहीं होगा कि उसमें नदीम का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे उस दूसरी पुलिस पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नज़र आई। अच्छा। उस पुलिस ने खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया उस लड़की के, बट अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का मेडिकल नहीं हो सका। और लड़की का कोई बयान भी सामने नहीं आया? पुलिस ने उससे राब्ते किया है, अभी तक ऑफिशियल बयान उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन उससे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इसने उसको बहुत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा, और उसके बाद में इस रिज़ल्ट की सूरत में मुबैना तौर पे कुछ इस किस्म की भी आई है कि उसको कोई ज़्यादती का निशाना ही बनाया गया, लेकिन मारा बहुत बुरी तरीके से उसको। अच्छा। और तो वो देख- रिपोर्ट्स भी सामने हैं एनएमसी की, जिसने जहाँ पे डॉक्टर्स ने 15 को बुलाया था, उनको बोला था कि ये एमएल का केस है, ये पुलिस केस बनता है। अच्छा, तो ये जो आप जिस पुलिस वाले का जिक्र कर रहे हैं नदीम, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, अब एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने इसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। कुछ इतलात मेरे पास ये हैं कि डीआईजी साउथ की जानिब से भी इसके ऊपर कोई इंक्वायरीज़ वगैरह मार्क हुई हैं। इसके अलावा जो पुराने जब मुस्तफ़ा गायब हुआ था इनिशियली, तो उस केस को मिस हैंडल करने की वजह से एसआईओ को और आईओ को दोनों को फौरी तौर पे हटा दिया गया, क्योंकि मिस हैंडल किया था उनकी जानिब से। जो उनकी मदर ने भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि भाई इन्होंने केस को सही हैंडल नहीं किया। तो उसकी बुनियाद पे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे दरख्शा थाने के, एसआईओ और आईओ, उन दोनों को सस्पेंड किया गया है, इंक्वायरी भी मार्क की गई है। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे जो ये नदीम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, खाली नदीम ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी इसके सामने थे जो इसने जाली एफआईआर कुछ लोगों पे कराई, और इन्वेस्टिगेशन का अमला, नॉट ओनली ऑपरेशंस लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी छोटे लोग। मैं देखें, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा किसी हायर ऑफिशियल पे, ये क्योंकि इसकी उम्र इतनी नहीं थी, ये किसी हायर ऑफिशियल तक इसकी अप्रोच नहीं थी, लेकिन लोअर लेवल पे ही जो नीचे के लोग होते हैं, जो करप्ट तरीन अमला होता है, पुलिस का गंदा तरीन अमला जो होता है, वो इसका केस हैंडल कर रहा था। ये चीज़ सामने आई है, उन्होंने उन्हीं की तरफ से, उधर में इन्वेस्टिगेशन का अमला भी शामिल है कि एक लड़के की बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से वो पिटा है, और उसके बाद में उस हालत में वो कोशिश कर रहा है कि मैं इसका रिमांड ले लूँ, जिसको बहुत बुरी तरीके तशद्दुद का निशाना बनाया, और इसी काउंटर एफआईआर भी लॉन्च हुई है गिजरी में। तो ये बहुत ज्यादा उनके जो पुलिस की character मिली आए हैं, भगत निचले छोटे लेवल के पे। ऊपर बहुत मैं बड़े सामने। लेवल नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे ना कोई चीज सामने आई है, ना कोई एविडेंस तो आपको लग रहा है इसके बाद कोई पुलिस अपना हाउस क्लीनिंग का कुछ सोच रही है या नहीं? देखिए, अभी तक जो मुझे इतलात मिली है, पुलिस कोशिश में लगी हुई है इसके, और अब तो क्योंकि जिस लेवल पे ये केस हाई प्रोफाइल बन गया, कायमा कमेटी की जानिब से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए गए हैं। और अब जैसा कि एक चीज़ और सामने आई है कि एफआईए के 2 सेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, जिसके अंदर एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि इसके जो लैपटॉप्स हैं, ये जो मनी, ये जो सारा का डब्बा सारा का जो काम है। डब्बे का काम है, और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड काम है, इसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एट द सेम टाइम एक एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल भी जो है वो इसके अंदर एक्टिव हो गया, और अब कुछ इसके लिए कुछ मुख्तलिफ बैंक्स को ख़त लिखे गए हैं कि इसके कहाँ पे जिसके कौन कौन से बैंक्स के पास इसके अकाउंट से, क्योंकि इसके अपने नाम पे नहीं आ रहा, तो कौन कौन सी ऐसी कनेक्टेड चीज़ें थी जिन्हें ये ऑपरेट कर रहा था, और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, या इसके बाद जो फॉरेन करेंसी में जो पैसा वहाँ से ये विड्रॉ कर रहा था, कैसे आ रहा था, किस तरीके से आ रहा था, कहाँ रखा हुआ था। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ हो गया है। ये बताइए कि अब इस केस से रिलेटेड ड्रग्स के जितने मामलात हैं वो तो जाहिर है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस उन्हें देख रही है, लेकिन क्या इस केस के बाद एक ओवरऑल शहर में एंटी ड्रग ड्राइव क्या बढ़ी है या कम हुई है या वैसे ही चल रही है? बिल्कुल बढ़ी है, और मैं ये कहूँगा कि नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट, बल्कि साउथ जोन की बात करूँगा, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट साउथ, पुलिस की भी आंखें खुली हैं। इस वक्त जो मेरे ज़राए ने मुझे कंफर्म किया, क्योंकि जाहिर बात है हम एक जाने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेके ही आगे कोर्ट नहीं कर सकते, उसमें स्याह सफ़ेद हर चीज़ अच्छी होती है और हमेशा पुलिस हीरो होती है, हम उसको कोर्ट नहीं कर सकते। जो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी देखी गई है, तो इस वक्त
बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक जो मुख्तलिफ डीलर्स हैं, एक अनफॉर्चुनेट बहुत बड़ा हुआ जो मैं बताऊं आपको कि इतना ज़्यादा जिस तरह साहिर की गिरफ्तारी का जितना ढंढोरा पीटा गया है, उसके बाद में बड़े बड़े ड्रग डीलर्स, कोई दुबई फरार हो गया, कोई कतर फरार हो गया, अच्छा। बड़ी तादाद में। जो ड्रग्स मिल रही थी उनके रेट्स बहुत हाई हो गए, नो डाउट। जो लोकल पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने, साउथ जोन की पुलिस बहुत एक्टिव हुई भी है, वो भी कोशिश करें किसी लेवल पे कोई सामने ना आए, कोई आए तो फौरी तौर पर पकड़े जाए, मतलब ऐसे कोई ये ड्रग डीलिंग है वो ना हो, तो वो भी एक्टिव है उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे देखिए, हमेशा हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जब किसी चीज़ के खिलाफ एक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये तो कहते हैं ना, बिजनेस का बेसिक एक मॉडल है कि आप बिजनेस मॉडल अपनी यूजर जगह, जी जी जो जी, खरीदने वाला है या जो यूजर है उसको कम किया जाता है ना, आप यूजर्स को कम करते हैं, क्योंकि अगर आप बेचने वाले को कम कर रहे हैं, जो सहूलत फराहम यानी जो ड्रग्स फराहम कर रहे हैं, अगर आप ड्रग डीलर्स के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे और गिरफ्तार करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो ड्रग डीलर्स हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, यानी सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी तो उसकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हम अगर उसको माइनर लेवल पे देखें, जिसको हम गुटके मावा भी कहते हैं, हम उस लेवल पे भी देखें तो हमें ऐसा कोई नजर आया नहीं है, फ्रंट फुट पे आना बंद हो गया है। मेरी दुआ है कि जिसके ऊपर हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, जो हम ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का हिस्सा होने की हैसियत से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी दुआ ये और कोशिश भी यही है कि इसके खिलाफ ये जो एक्शन है ये जारी रहे, क्योंकि एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से आज नहीं तो कल जब ये ठंडा हो जाएगा मामला, तो दोबारा से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। मैं उसी पे करना चाह रही थी आपसे बात कि जब ये मामला उठा तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ज़ाहिर है, क्योंकि शुरू में इंफॉर्मेशन कम आ रही थी तो वो एहतियात से चलाना होता है, क्योंकि बहरहाल पेमरा के कवानीन है और एक मीडिया एथिक्स होती है। लेकिन ये मामला जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एकदम उठा और वायरल हुआ, तो फिर हमने देखा कि हर कोई हरकत में आना शुरू हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि इस केस की जितनी अहमियत बनी है, क्या वो मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से? 110%, नॉट 1%, 110%। मतलब अगर मीडिया नहीं उठाता तो ये मीडिया पे, आई एम सॉरी, लेकिन मीडिया भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है ड्यू टू पैमरा रेगुलेशन। हम बहुत लेकिन ज्यादा सोशल कंट्रोल है, मीडिया पे लेकिन तो बहुत सोशल मीडिया के थे, और इवन जो एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं आपके जैसे या हमारे जैसे, हम लोग जो फिर हम भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ चीजें को हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से चीजें हाईलाइट हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और टॉक ऑफ द टाउन ये इशू अगर बना है तो सिर्फ इस वजह से बना है जिसकी वजह से हुक्मरानों की या जो मशीनरीज हैं, जो पुलिस हो गई, लॉ इन्फोर्सर्स जितने भी हो गए, जो जिस वजह से वो डिस्टर्बेंस में आए हैं, जो वो इसी वजह से आए हैं, क्योंकि अभी अब आप देखें, अरमगान का केस हर किसी को मालूम है, बिल्कुल, और नो डाउट इसमें मीडिया और सोशल मीडिया से उसकी कंफर्मेशन ऐसी होती है कि चीज़ ऑथेंटिकेट हो जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाती है। मीडिया बहुत जिम्मेदारी के साथ चीजें प्ले करता है कि उसके अंदर कोई हवाई बातें कंपैरेटिवली कम होती है, हम हवाई बातें कहते हैं, क्योंकि उसमें गेट कीपिंग बहुत है ना मीडिया के अंदर। एग्जैक्टली, तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत बैरियर्स हैं, उसको एक एक चीज को अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन के बाद में कोई चीज बाउंस बैक ना हो। उससे फायदा ये हुआ है कि नो डाउट, और फिर वही चीज जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो डेफिनेटली जहां तक ये आवाजें पहुंचनी चाहिए, ये आवाज पहुंची है। हम इससे उम्मीद ये करते हैं कि देखिए, ये इस किस्म के जो ये लोग हैं, आप देखें 29 साल का लड़का आपके शहर में बैठ के, आपके सेंटर ऑफ द सिटी में, वो एक जिस एरिया में ये होता है वो कोई डैन नहीं था भाई, वो एक रेजिडेंट्स का एरिया था। इस लड़के ने 100 से ज्यादा गार्ड्स अपने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने पहले डीआईजी साउथ ने एक्शन लिया, उसके बाद में डीएचए अथॉरिटी आई वहां पे, और उन गार्ड्स को भगाया और बोल दिया कि तुम 6 गार्ड्स रखो। एक लड़के का माइंडसेट आप देखिए कि एक बंगले में, घर में रहने वाला लड़का, वो अपने आप को इतना ज्यादा डॉन समझने लगा कि उसने इस बच्चे को जो मुस्तफा का मर्डर किया उसको जिंदा जला दिया। किस लेवल पे ब्रूटैलिटी पहुंच गई, और अपने आप को कितना, और उसको डर भी नहीं है इस बात का, क्योंकि उसने वो अपने इर्द गिर्द यही देखा है ना। हम डीएचए वगैरह में, क्लिफ्टन में यही देखते हैं ना कि जी जिसने गार्ड ज्यादा रखे हुए हैं वो उतना ही ताकतवर। ये एक सिंबल बन गया ना गार्ड्स का रखना। एग्जैक्टली, और इस पे एंटी जो वेपन्स के अगेंस्ट आए दिन ये एक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन माजरत के साथ मुझे कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि वो इतने भारी होते हैं जो गार्ड्स लेके घूम रहे होते हैं कि दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ कंप्लेन, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। और
मैं इसी बात से गार्ड्स के ऊपर ही, चूंकि आज आप ने हमें वक्त दिया तो मैंने कल लगे हाथों आपसे मैं एक और मामले पे चलते चलते थोड़ा सा अपडेट लेना चाहूँगी। वो ये कि जो पिछले दिनों बोट बेसिन पे एक के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शाहजैन मरी शाहजैन नाम मरी। का एक बंदा, वो एक बड़ी सी गाड़ी में और गार्ड्स वार्ड्स लेके, और उसने एक नौजवान, क्योंकि शायद रोड रेज का वाकया था क्या था, उसको आगे उसकी गाड़ी ले गया, टक्कर मारी, फिर उसके गार्ड्स उतरे और उस लड़के के ऊपर तशद्दुद किया, मारा पीटा। उसका केस बड़ा वायरल हुआ। पुलिस आई बीच में, उसे गार्ड्स अरेस्ट कर लिए क्योंकि वो वेपन डिस्प्ले भी था, ये सारा मामला। फिर वो जो शाहजैन मरी वो भाग के बलूचिस्तान चला गया, फिर पुलिस ने कहा कि हम उनको वहाँ से लेकर आएंगे, ये सब करेंगे। तो उस केस में क्या है, मैंने सुना है कोई सुलह वगैरह हो गई है? देखिए, मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। ये तो है, आपने जो पूरा जिक्र किया सब कुछ ऐसा ही है, साफ साफ, अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा सा सभी नजर आया। पहली बात, आपके पास रोड रेज में कुछ वो नहीं हो जाती है कोई। एक गाड़ी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, गाड़ी आगे जाती है, रिवर्स करता है, चले, उसका माइंडसेट था, लड़ने के मूड में था, दैट्स फाइन। गाड़ी से 5 गार्ड्स उतरते हैं। पहला पॉइंट, किसी ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, बिल्कुल कंपनी गार्ड्स नहीं थे, सबके हाथ में बड़ा वेपन था। मेरा सवाल ये है, शर्जील मेमन साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो किया। सॉरी, बड़ा वेपन से मैं मुराद ये कि वो प्रोहिबिटेड बोर वाले वेपन थे? अभी तक ये कंफर्म है, हाँ, मेरे ख्याल प्रोहिबिटेड बोर ही थे वो। अच्छा, लेकिन एक आपके पास छोटा वेपन हो या बड़ा वेपन हो, अलाउड नहीं है। नहीं, सही नहीं, पब्लिक डिस्प्ले अलाउड नहीं है ना, allowed हाँ, नहीं है। बिल्कुल। और गार्ड्स के लिए सख्ती से, जो टीवी पे आके मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके ये बात कही गई है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म गार्ड होगा तो वो भी ही कैन नॉट डिस्प्ले हिज वेपन, वो गाड़ी के अंदर रखे। हाँ, बिल्कुल। चलें जी, गाड़ी बंद थी है, गाड़ी से उतर के हाथ में लेके शलवार कमीज पहने हुए गार्ड्स उतरते हैं, बंदे को उतार के उसका सर फोड़ देते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद में चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है, आपने 324 का जो इक़दाम कत्ल का मुकदमा वो आपने दर्ज कर दिया, बड़ी एक्शन में गई पुलिस, जाके 5 बंदे गार्ड्स भी गिरफ्तार कर लिए। पहली बात, ये मेन कल्प्रिट गिरफ्तार नहीं हुआ, हाँ, वो कभी भी नहीं होता ना, ठीक है। उसकी गाड़ी जो रिकवर हुई, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कहानी ये है कि उसको एक जगह स्नैप पे रोकने की कोशिश की गई, तो उसके अंदर शाहजैन मरी खुद था, वो गाड़ी छोड़ के भागा। अच्छा, जी हाँ, ये मेरे जरा इस बात की कंफर्मेशन करते कि हैं पुलिस ने उसको कुछ कहीं चैनल्स रोका। पे खबर चली भी, एग्जैक्टली उसको स्नैप पे रोका था, वो गाड़ी छोड़ के भागा था, गाड़ी रिकवर हो गई। अब ये नहीं तो स्टोरी गाड़ी सामने, छोड़ के कैसे भागा? तो पुलिस ने पकड़ा नहीं, ऑन फुट भागा होगा ना? बस नहीं पकड़े होगा, बहुत तेज भाग गया होगा। अच्छा, इसके बाद में आपने 5 गार्ड्स को अरेस्ट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो शाहजैन को आपने अपने केस में, अपने चालान में मफरूर भी करार दे दिया। भाई बात ये है कि अब ये केस प्रैक्टिकली इसके ऊपर सेटलमेंट हो सकती है, कानून हमारे इस बात की इजाजत देता है, नहीं, हो सकती है, सुनिएगा मेरी कानून तो रोड रेज वाले पे करता है ना। बिल्कुल कर सकता है, उन्होंने मारा पीटा पता, उसकी भी सेटलमेंट हो सकती है। और कुछ जो मेरी इस केस के कुछ इन्वेस्टिगेटर से बात हुई थी, तो उनके पास एक उनके वकील साहब भी आए थे, जो उन्होंने एक लेटर लेकर आए थे कि हमारा सेटलमेंट हो गया है। लेकिन रूल्स कुछ हैं, ये कानूनी तौर पे वो पूरा करने की जरूरत ये है कि दोनों मुद्दई पार्टी, मुलजिम पार्टी दोनों सामने आए, सेटलमेंट हो, फिर उसके बाद में कोर्ट में उनका राजीनामा जमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई जी सीधी बात जो 324 के मुकदमे की। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इसी से 1 हफ्ता पहले या 1 या 2 हफ्ता पहले इतनी खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि गार्ड्स रोड पे अलाउड नहीं होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, उसके ऊपर एडिशनल कार्रवाई कहाँ है? और जबकि बोट बेसिन का ये एरिया जो है, ये वहाँ तो फैमिलीज होती हैं, वहाँ exactly. पे लोग होते हैं, घर वाले होते हैं, लोगों की फैमिलीज बैठी हुई होती हैं, बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं। रोड के ऊपर बंदा उतरता है, 5 गार्ड्स उतरते हैं, जो कि गार्ड्स भी आपके कोई कंपनी गार्ड्स नहीं है। देख के लग रहा है कि रूरल एरिया के जो सरदारी निजाम के या उसके जो पर्सनल जो फ्यूडल जिसको हम कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं, जो हाफिज होते हैं उनके, वो बन के बाहर करते हैं, वो बंदा को पीट देते हैं, वो गिरफ्तारी भी दे देते हैं आराम से। अरे भाई, तो वो कहाँ गई वो चीज? आज इनका से राजीनामा हो जाएगा, कल से फिर गार्ड्स के लिए हमें हमारी जान को खतरा होगा। सिर्फ यही नहीं, मैं इस बात को और ऐड करूंगा, माजरत, लेकिन जितनी भी अभी भी शहर में आप देखिए, कहीं कहीं तो आपको जो थोड़े कमजोर होते हैं, शौकिया गार्ड रखते हैं, वो तो डर के अपने गार्ड्स का वेपन छुपाए घूम रहे हैं। हाँ। जो स्ट्रांग है वो अभी भी असलहे के साथ गार्ड्स लेके घूम रहे हैं। उनको कोई ये कानून, आई एम सॉरी, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं भी होती नजर नहीं आई है। तो इस तरह के फिर वाकयात दोबारा होंगे, यही मेरा भी कहना है। चल
अनफॉर्चुनेटली। ज़ीशान, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम दिया और हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई मुस्तफ़ा मर्डर केस में। अ, मैं पहले भी इस केस के हवाले से ये कह चुकी हूँ कि इसमें जो फैमिलीज़ हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ़ पुलिस का जो काम है वो तो चले कर रही है, नहीं कर रही, वो एक अलहदा बात है। मगर डीएचए हो या कराची शहर के दूसरे इलाके, वहाँ पर माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि उनके 23-24 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनको बिल्कुल छोड़ दिया आज़ाद जानवरों की तरह, तो फिर आगे से इस किस्म के केसेस होते हैं। तो ये घर वालों की भी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ ये नहीं होता कि जी आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो बच्चे को महँगे से स्कूल में डाल दिया और सारी ज़िम्मेदारी उसकी तरबियत की जो है वो स्कूल वालों पे छोड़ दी और घर में आके आपने उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहना। तो ये जो पेरेंटिंग का तरीका है, हमें इस पे भी दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।